हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? मस्ट बी फाइन। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में ब्रीफ कर दूं। वैसे तो आप 9th मैट्रिक में ये सब पढ़ के आए हैं, हल्का फुल्का इसके बारे में आपको हल्का फुल्का नहीं, अच्छा खासा ज्ञान है आपको इसके बारे में, अच्छा खासा नॉलेज है। बट फिर भी मैं जल्दी थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। फिर हम आते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने ओम गुरुवेन में लिखा है, तो अपने जो भी हमारे पास है, जो भी आपके पास आ रहा है या अब तक आया है, वो गुरुजनों की कृपा से ही हमारे पास है, आपके पास है। मैं जो भी आपको देने जा रहा हूँ या आगे दूंगा, वो किसी न किसी गुरु से ही मुझे प्राप्त हुआ है। तो इसलिए उन सब गुरुओं को याद करते हुए ही मैं अपना ये लेक्चर शुरू कर रहा हूँ। आपको भी मैं यही कहूँगा कि अपने गुरुओं के प्रति हमेशा श्रद्धा रखें, उनके प्रति नतमस्तक रहें, तो देखना आपका कैरियर दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करेगा। आप अपने गुरुओं के प्रति, चाहे और किसी के प्रति रहे ना रहें, लेकिन अपने गुरुओं के प्रति हमेशा नतमस्तक रहें। तो इससे हम शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थोड़ी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक शब्द कहाँ से आया? ऑर्गेनिक शब्द आया ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि उस समय जितने भी कंपाउंड्स हमारे पास थे अर्ली डेज में, वो सारे ऑर्गेनिज्म से मिले थे। लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, लाइक फैट्स, प्रोटीन्स। तो मैक्सिमम कंपाउंड्स हमें कहाँ से मिले थे? ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिज्म हिंदी में जीवधारी, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स। तो यहाँ पर इसलिए शब्द पर चल पड़ा ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिज्म के कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद लोगों ने इन कंपाउंड्स को लैब में सिंथेसाइज करने की कोशिश की, लेकिन उस समय लैब की फैसिलिटीज़ कोई बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती थी। आज जैसे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, आज जितने कंपाउंड्स हमारे पास आ चुके हैं उतने कंपाउंड्स उस समय अवेलेबल नहीं थे। तो उस समय लैब में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो लोगों ने कोशिश की कंपाउंड्स बनाने की। वो कंपाउंड्स क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स थे जो उसमें उनके नॉलेज में थे, सिंपल मॉलिक्यूल्स नहीं थे, सिंपल कंपाउंड्स नहीं थे, तो वो नहीं बना सके। तो एक साइंटिस्ट था बर्जीलियस, उसने 1780 में एक थ्योरी चला दी। क्या? वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी में उसने क्या कहा कि हमारे शरीर में, एनिमल्स के शरीर में, प्लांट्स के शरीर में एक अद्भुत शक्ति है। वो शक्तिहीन कंपाउंड्स को बना सकते हैं, या उसकी प्रेजेंस में ये कंपाउंड्स बन सकते हैं। और लोगों ने भी मान लिया, लोगों ने कोशिश करनी छोड़ दी। तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलता रहा। यहाँ पर मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, आपके साथ शेयर करता हूँ, अच्छा लगेगा आपको। लाइट भी हो जाएंगे थोड़ा सा आप। सॉरी। हमारे साथ हमारे क्लासमेट होता था, राकेश नाम था उसका। अब तो बड़ा सीनियर प्रोफेसर है वो किसी यूनिवर्सिटी में, नाम बताना ठीक नहीं। तो वो हमारे सर से पूछता है कि सर, ये बर्जीलियस को वाइटल फोर्स थ्योरी का आइडिया कैसे आया, कैसे उसके दिमाग में आया? तो सर बहुत ज़्यादा जॉली मूड में आ गए और बोले, ऐसा है भैया, जो बर्जीलियस था वो पेड़ के पास गया, पेड़ यानी वृक्ष, ट्री, और बड़े प्यार से उसको एम्ब्रेस किया और फिर पूछा, भैया ये CO2 और वाटर से तुम कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, सुक्रोज कैसे बनाते हो? हम तो नहीं बना पा रहे। तो बोले, फिर पेड़ के अंदर से आवाज़ आई, उसने कान लगा के सुनी, बर्जीलियस ने। अंदर से वाइटल फोर्स बोली, कोई शक्ति बोली अंदर से कि ये तो हम ही बना सकते हैं, और तुम्हारे अंदर भी हम ही बना सकते हैं। और फिर बर्जीलियस को अपने अंदर से भी आवाज़ आई। तब बर्जीलियस को आइडिया मिला कि हाँ, ये तो कोई वाइटल फोर्स है, वो बना सकती है। और हम हंस हंस के लोटपोट हो गए। तो चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। तो ये बात है करीब 1828 की। एक अजीब सी थ्योरी चल पड़ी
वाइटल फोर्स थ्योरी, अद्भुत शक्ति वाली थ्योरी। तो 1828 में एक साइंटिस्ट था एफ वॉलर, वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अमोनियम साइनेट एक कंपाउंड होता है, उसको वो गर्म कर रहा था लैब के अंदर, अमोनियम साइनेट। तो क्या बन गया, यूरिया। दोनों आइसोमर हैं आपस में। आइसोमर क्या होते हैं ये आगे जाके आइसोमेरिज्म के चैप्टर में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। इसी चैप्टर में पार्ट है आइसोमेरिज्म, उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा। तो अब यूरिया बन गया, तो ये थ्योरी चैलेंज हो गई कि भाई आप तो कहते थे अद्भुत शक्ति की प्रेजेंस बनता है, ये तो बन गया, लैब में बन गया। तो तब लोगों का भ्रम टूटा, ओहो हम तो बड़ी गलतफहमी थे। और फिर लोगों ने कंपाउंड्स बनाने की, ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज करने शुरू कर दिए। तब तक बहुत सारी रिसर्चेज भी हो चुकी थी, नए नए इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके थे, कंपाउंड्स भी नए नए आ चुके थे, लैब बहुत अच्छी इक्विप्ड हो चुकी थी। तो बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए लोगों ने। कंपाउंड्स यूँ समझ लीजिए मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बना दिए। और इतने सारा कंपाउंड जब इतना सारा नंबर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बन गया, तो हमें इसको अलग से स्टडी करना पड़ा। और हर एक कंपाउंड में कार्बन वाज मस्ट। तो एक लेटेस्ट हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन वाज मस्ट। तो एक नई डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन आई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज विच कंटेन एसेंशियली कार्बन, यानी कार्बन के कंपाउंड्स ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और इसके लिए अलग ब्रांच बन गई। आप जानते हैं केमिस्ट्री की 3 ब्रांच है, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक। फिजिकल में हम लॉज स्टडी करते हैं लाइक बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में सिर्फ हम कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं और बाकी बचे हुए एलिमेंट्स को इनऑर्गेनिक में स्टडी करते हैं। तो रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा नंबर है, इनका बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए इनको अलग से स्टडी करना पड़ता है कार्बन कंपाउंड्स को। इसलिए उसकी एक अलग ब्रांच हो गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रीज़न ये उठता है, लोगों ने पूछा भी इतने सारे, ऐसी क्या खास बात है, इतने सारे कंपाउंड्स कार्बन क्यों बना देता है। तो इसके आप पढ़ चुके हैं, ये जस्ट आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। 2 रीज़न है इसके। एक तो है कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होती है, चेन बनाने की प्रॉपर्टी। ब्रांच चेन भी हो सकती है, स्ट्रेट चेन भी हो सकती है। अब एक कार्बन से निकलेगा तो अलग कंपाउंड होगा, एक कार्बन और जुड़ जाएगा तो नया कंपाउंड हो जाएगा, एक और जुड़ जाएगा तो नया हो जाएगा, ब्रांचिंग हो जाएगी। एक ब्रांचिंग मतलब एक नीचे की तरफ अलग से चल पड़े, उधर अलग से चल पड़े, तो नए नए कंपाउंड्स मिलते चले जाएंगे। और ये चेन काफ़ी लंबी चेन बन जाती हैं। तो इसलिए नंबर ऑफ कंपाउंड्स हमें मिलते चले गए। दूसरा इसका रीज़न रहा, आप जानते हैं केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा आपको केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1s2, 2s2, 2p2। और अगर ये नहीं पढ़ा आपने, केमिकल बॉन्डिंग अभी नहीं पढ़ा, तो सिंपल वे में समझिए, जो आप 9th मैट्रिक में पढ़ के आए हैं, 2, 4। आउटर मोस्ट में कार्बन के कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन मीन्स इसको सेटिस्फाई होने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ऑक्टेट थ्योरी कहती है कि कोई भी एटम तभी स्टेबल होगा, कोई भी एलिमेंट एटम, किसी भी एलिमेंट का एटम तभी स्टेबल होगा जब उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना और आयनिक कंपाउंड बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतनी रिपल्शंस हो जाएंगी। तो फिर ये क्या करता है, शेयर करता है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। अपनी स्ट्रक्चर बनाई है, ये मीथेन का स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, ये हाइड्रोजन, ये आपने स्ट्रक्चर बनाई है। तो 4 शेयर करता है, यानी एक नया बॉन्ड एक नए बॉन्ड का जन्म हुआ, कोवलेंट बॉन्ड। इसलिए इसकी वैलेंसी को हमने क्या नाम दिया, टेट्रा कोवैलेंसी। को शब्द कहां से आया, कोवलेंट से, टेट्रा कोवैलेंसी। तो 4 वैलेंसी होने की वजह से ये सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, ये डबल बॉन्ड भी बना सकता है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है।
सिर्फ कार्बन कार्बन से नहीं, दूसरों से भी बना सकता है। और इस तरह से नए नए कंपाउंड्स, जैसे जैसे ये बॉन्ड बनाएगा, डिफरेंट टाइप के बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स के साथ बनाएगा, तो नए नए कंपाउंड्स मिलते चले जाएंगे। तो ये मेन, और भी रीजंस हैं, लेकिन मेन ये 2 रीजंस हैं जिनकी वजह से इसने इतने सारे मिलियंस ऑफ कंपाउंड बना दिए। तो उन कंपाउंड के साथ दिक्कत क्या आई? जब कंपाउंड की खोज होनी शुरू हुई तो उनको नाम रखने का, अब हम नोमेनक्लेचर पे आते हैं, उनको नेमिंग देने का, उनका नाम रखने का कोई पर्टिकुलर एक थ्रू आउट द वर्ल्ड एक सिस्टम नहीं था। तो हर एक कंट्री ने अपने हिसाब से उनके नाम रख दिए। जैसे आपकी एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल दिया है फॉर्मिक एसिड। अब ये फॉर्मिक एसिड पाया जाता है आंट, चींटी में, फॉर्मिका कहते हैं लैटिन में उसको, तो उसे नाम पड़ा फॉर्मिक एसिड। ऐसे एक लैक्टिक एसिड है जो दूध में पाया जाता है, और दूध को लैटिन भाषा में लैक कहते हैं, तो इसलिए उसका नाम पड़ा लैक्टिक एसिड। तो इस तरीके से अपने हिसाब से उन्होंने नाम रख दिए। तो इससे दिक्कत क्या होता था, जब साइंटिस्ट्स की कॉन्फ्रेंसेस होती थी तो उसमें उनको कम्युनिकेशन में बड़ी प्रॉब्लम आती थी। आपके पास मान लीजिए आलू है, या आपके पास आम है, आजकल आम का सीज़न है, आम है आपके पास, तो आप उसको आम बोलेंगे, मैंगो बोलेंगे इंग्लिश वाले, जापानीज़ उसको कुछ और बोलेंगे, रशियन उसको कुछ और बोलेंगे, चाइनीज़ उसको कुछ और बोलेंगे, तो समझ ही नहीं आएगा कि हम आम के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसलिए उनको रिप्लेस करना जरूरी था। उन नेम्स को हमने क्या कहा, कॉमन नेम्स, ट्राइवियल नेम्स। तो उनको रिप्लेस करने के लिए फिर एक जेनेवा में मीटिंग हुई साइंटिस्ट्स की, और वहाँ पर फैसला किया गया कि एक कोई सिस्टम डेवलप किया जाए जो स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड हो। ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए जो बिल्कुल सिस्टमेटिक हो। तो एक IUPAC ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो साइंटिस्ट ने बैठ करके फिर एक नया सिस्टम डेवलप किया जिसको हम कहते हैं IUPAC सिस्टम। और ये इतना सिस्टमेटिक, आप स्टडी करेंगे आपको मज़ा आ जाएगा। स्ट्रक्चर से आप नाम निकाल सकते हैं, नाम से आप स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। अब फॉर्मिक एसिड में कहूँ, अगर आपको याद है उसकी स्ट्रक्चर तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो फॉर्मिक एसिड से आप स्ट्रक्चर नहीं निकाल सकते उस नाम से। लेकिन IUPAC में आप देखेंगे, आपको आपके सामने नाम लिख दिया जाए, आप उसकी स्ट्रक्चर बना सकते हैं नाम को देख के। स्ट्रक्चर दे दीजिए तो आपको नाम, आप उसका नाम लिखेंगे। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी। मुझे अपनी क्लास की एक बात याद आ रही है, पुरानी बात है। मैं यही टॉपिक पढ़ा रहा था, तो एक दिन पहले ये सब बताया था फॉर्मिक एसिड वगैरह के बारे में। तो एक बहुत भोला लड़का था, बहुत ही भोला, बड़ा प्यारा लड़का था। तो अक्सर हम आपस में मजाक जैसे स्टूडेंट्स मेरे साथ इंटरेक्ट करते थे, मैं उनके साथ इंटरेक्ट खूब करता था। तो बड़ा मेल जोल था क्लास में, बहुत बड़ा चीयरफुली हम इंटरेक्ट करते थे। तो उसका नाम जहाँ तक मुझे याद आ रहा है सुरेश था, बहुत भोला था। मैंने कहा, सुरेश तूने कल जाके चींटी को देखा? मैंने कहा था चींटी को देखना जिसमें फॉर्मिक एसिड होता है, आंट। बोला, सर मैंने देखा नहीं, मैं तो वहाँ पर गया और मैंने चींटी से कटवाया। मैंने, तूने कटवाया चींटी से? सारी क्लास ठाके मारे, सारी क्लास हंस रही जोर जोर से। बोले, हाँ सर मैंने चींटी से कटवाया, और फिर जब दर्द हुआ तो मैं अपनी मम्मी के पास गया। मैंने कहा, मम्मी ये चींटी है, इसके अंदर एक तेजाब है, उसका नाम फॉर्मिक एसिड है। उसका नाम फॉर्मिक एसिड क्यों पड़ा? क्योंकि इस चींटी को लैटिन भाषा में, लैटिन लैंग्वेज में फॉर्मिका कहते हैं, और मुझे जो दर्द हो रहा है ना वो उसी तेजाब की वजह से हो रहा है। हम अब क्या कहें, इतनी हंसी आ रही सबको, एवरीबडी वाज लाफिंग कि इसने प्रैक्टिकल करके देखा। तो हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, खूब आपस में खूब हंसी मजाक भी चलता है, क्लासेस में चलना भी चाहिए, एक चीयरफुलनेस बन रहती है। मैं आपको कहता हूँ एक बात कि अगर आप चीयरफुल रहेंगे तो ये टॉपिक आराम से आपके दिमाग में आएगा। नहीं तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ्स, ये ऐसे टॉपिक्स है समझाने से भी समझ में आ जाए तो भी गनीमत है। तो इसलिए लाइट रहना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को लाइट रखूँ।
तो आज हम इसमें एल्केन्स के बारे में करेंगे। एल्केन्स का हम कैसे उसकी नेमिंग करते हैं और आगे फिर रूल्स भी करेंगे। तो इसलिए पूरा लेक्चर आपने देखना है कि अगर बड़े मॉलिक्यूल्स आ जाएं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आ जाएं एल्केन्स के, तो उनमें हम फिर कैसे करेंगे। तो ये आपको एक मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, IUPAC ने क्या किया कि डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को होमोलोगस सीरीज में डिवाइड कर दिया। तो आप जानते हैं होमोलोगस सीरीज के बारे में आप पढ़ के आए हैं कि कोई भी होमोलोगस सीरीज जो होती है उसका अपना एक फंक्शनल ग्रुप होता है, उसका अपना एक जनरल फार्मूला होता है। चलो मैं अल्कोहल का एग्जांपल ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। CH3OH, C2H5OH। अब यहाँ OH क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, और ये पार्ट क्या है? C2H5CH3, ये जनरल बॉडी है। तो फंक्शनल ग्रुप का काम क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज़ कंट्रोल करना। और जनरल बॉडी का काम क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कंट्रोल करना। तो इस तरीके से जो आपकी, अगर इसमें भी फंक्शनल ग्रुप्स अगर एक ही है तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ आप क्या कहेंगे? सेम नहीं कहना, ऑलमोस्ट सेम। वी कांट से सेम। क्यों? कुछ ना कुछ जनरल बॉडी लगातार डिफर कर रही है, तो इसका कुछ तो असर फंक्शनल ग्रुप पे आएगा। तो यू कैन से ऑलमोस्ट सेम, सिमिलर बेटर वर्ड है। और जनरल बॉडी क्योंकि लगातार डिफर कर रही है ऊपर से नीचे की तरफ, आप देखेंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंट फिजिकल स्टेट भी हो सकती है। तो इस तरीके से, और आप देखेंगे दो एडजेसेंट मेंबर में, साथ रखते मेंबर में जो डिफरेंस पाएगा वो CH2 का पाएगा। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं होमोलोगस सीरीज की। फिर आप देखेंगे तो जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो 3 पार्ट्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। प्रीफिक्स, मेन चेन, वर्ड रूट भी कह देते हैं, प्रिंसिपल चेन भी कह देते हैं, एंड सफिक्स। मैंने कहा वर्ड रूट भी कह देते हैं, प्रिंसिपल चेन भी कह देते हैं, मेन चेन। एग्जांपल ले लीजिए आप, H अपने आप लगा लेना। आप समझते जानते हैं आप H कैसे लगाए जाते हैं, मैं सिखा चुका हूँ आपको। फिर भी आप चाहते हैं तो मैं लगा देता हूँ। गिने जरूर लगाने के बाद, क्योंकि अक्सर इनमें गलती हो जाती है, हमसे भी गलती हो जाती है, बुक्स में भी मिसप्रिंट मिलता है। तो यहाँ 3 आने चाहिए। क्यों? एक वैलेंसी पूरी हो गई, यहाँ पर 3 हो गए तो 1 आना चाहिए, ये 2। तो कभी अगर गलती हो जाए तो प्लीज़ माइंड मत करना, ठीक कर लेना, क्योंकि पढ़ाने की तरफ फोकस ज़्यादा होता है तो कई बार यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पर अब ये जो पार्ट है ये प्रिंसिपल चेन हो गई। नीचे भी ले सकते हैं आप, चेन 2 पॉसिबल हैं, दिस वन और दिस वन, दोनों 5 की हैं। हमें लॉन्गेस्ट चेन लेनी होती है। अभी हम रूल्स करेंगे, मैं उसमें आपको सारा बताऊंगा। तो हमने ये चेन लेनी, तो ये जो बाहर ब्रांचिंग बच गई इसको क्या कहेंगे? प्रीफिक्स। लोग कहते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, कोई जरूरत नहीं हो ना, उस पर कोई क्वेश्चन आता, जस्ट कन्फ्यूजन होता है। आप इतना याद रखें कि जो चेन से बाहर है, जो प्रिंसिपल चेन में नहीं आया, वो सब्स्टिट्यूएंट है, वो प्रीफिक्स, उसका नाम पहले लिखा जाएगा। जो प्रिंसिपल चेन से बाहर है, अब जो प्रिंसिपल चेन में आ गया, जैसे अब OH, ये क्या है? फिर OH फंक्शनल ग्रुप। जो प्रिंसिपल चेन में आ गया उसका फिर प्रिंसिपल चेन के हिसाब से नाम रखेंगे। और ये OH क्या है? यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है। तो हमने चेन वो चूज करनी है, अभी आपको रूल में बताऊंगा, जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो, जिसमें मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप्स आ जाए, सब्स्टिट्यूएंट से मैक्सिमम आ जाए। तो हम चाहे ये चेन लें, ये चेन लें, एक सब्स्टिट्यूएंट तो बाहर रहेगा। तो ये क्या हो गया? प्रीफिक्स। ये क्या हो गया? सफिक्स। सफिक्स भी ऐसे ही, कुछ लोग कहते हैं कि प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। ऑफ कोर्स यू कैन डिवाइड, बट कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, आपको ना उस पर कभी कोई क्वेश्चन आता। तो इसलिए बस ये याद रखें कि सफिक्स में आमतौर से क्या होते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, दे आर आमतौर से वो सफिक्स के तौर पे होते हैं। कुछ हैं जो प्रीफिक्स आते हैं, जैसे हेलोजेंस हैं, ईथर्स हैं, नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप है। कुछ हैं जो हमेशा प्रीफिक्स के तौर पे ही आएंगे, लेकिन कुछ हैं जो हमेशा सफिक्स के तौर पे ही आएंगे, जैसे एल्कीन है, एल्काइन है, उनका
हमेशा सफिक्स के तौर पे ही आएगा। तो यहाँ पर ये प्रीफिक्स सफिक्स बताया। अब आप देखिए मेन चेन। तो मेन चेन में क्या होता है? मेन चेन में अगर कार्बन 1 है तो इसका नाम हम अब जानते हैं मिथ से निकालते हैं। कार्बन 2 है तो एथ से निकालते हैं। कार्बन 3 है तो प्रोप से। कार्बन 4 है तो ब्यूट से। 5 है तो पेंट से, ब्यूट से। 6 है तो हेक्स। कार्बन अगर 7 हैं चेन में, प्रिंसिपल चेन में, तो हेप्ट से नाम आएगा। ये सब एल्केन में मैं आपको बता रहा हूँ। तो एल्केन में सफिक्स क्या होता है? एन। एल्केन में सफिक्स क्या है? एल। तो अगर कार्बन 1 है तो मिथ से नाम आएगा। कार्बन 2 है तो इथ से नाम आएगा। कार्बन 3 है तो हम 6 तक आ गए थे। अगर 6 है तो हेक्स से नाम आएगा, HX। 7 है तो हेप्ट। 8 है तो ऑक्ट। कार्बन 9 है तो नॉन, और 10 है तो डेक एंड सो ऑन। 10 तक बहुत है। तो यहाँ पर सफिक्स क्योंकि एन है तो एक कार्बन वाले का नाम क्या हो जाएगा? मीथेन। 2 वाले का इथेन। 3 वाले का प्रोपेन। 4 वाले का ब्यूटेन। अब अभी हमने जो कंपाउंड लिखा था उसका नाम रखते हैं। आप कहेंगे सर चेन की नंबरिंग इधर से क्यों की? क्योंकि जिधर फंक्शनल ग्रुप है, जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप है उसको हमने कम से कम देना है। ये अभी रूल्स आएंगे, उनमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहले प्रीफिक्स 5 पर क्या है? मिथाइल। चेन कितने की है? 6 की। हेक्स। इसमें रूल क्या है? अल्कोहल में ई हटाकर ऑल, कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन से नाम निकलता है। ई हटाकर ऑल, हेक्सेनॉल कौन सी पोजीशन है? 1। तो इस कंपाउंड में CH3 क्या हो गया? CH3 क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया। ये प्रिंसिपल चेन हो गई, और ये क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप सफिक्स, ये जिसका ओल आया। ई हटाकर हमने क्या लगाया? ओल। ये आगे सारा आप पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दिया। प्रीफिक्स, मेन चेन, सफिक्स और मेथ। कार्बन अगर 1 है तो मेथ से, कार्बन 2 है तो ये इस तरीके से। अब हम इसमें करेंगे रूल्स ऑफ नेमिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ये फोकस होंगे एल्केन के ऊपर, क्योंकि अभी हम एल्केन ही किया है हमने। तो ये फोकस होंगे एल्केन पे। जैसे जैसे होमोलॉगस आगे जाती जाएंगी उनके रूल्स आपको हम बताते जाएंगे। तो सबसे पहली होमोलॉगस सीरीज हम करने जा रहे हैं एल्केन्स। ये मेन होमोलॉगस सीरीज है। इसी के आधार पर औरों के नाम ड्राइव किए जाएंगे। तो इसमें कोई ट्राइवियल नेम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते, कॉमन नेम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते। तो इनको सैचुरेटेड कंपाउंड भी कहते हैं या पैराफिन्स भी कहते हैं। वाई वी कॉल देम सैचुरेटेड? थोड़ा सा अगर आपने एल्कीन एल्काइन के बारे में सुना हो, आप जानते हैं एल्कीन में ये पहला मेंबर है एल्कीन का, इथीन, और ये एल्काइन का पहला मेंबर है इथाइन या एसिटिलीन, जो भी आप कहना चाहें। आगे अभी हम पढ़ेंगे इसको। तो इनको हमने अनसैचुरेटेड कहा। ये कि एल्डिहाइड कीटोन, ये भी अनसैचुरेटेड है। तो आप कहेंगे सर व्हाट इज़ अनसैचुरेटेड, व्हाट इज़ सैचुरेटेड, क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि जहाँ पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हों वो कंपाउंड अनसैचुरेटेड होंगे, और जहाँ पर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हों वो कंपाउंड सैचुरेटेड होंगे। आप घर से आए हैं, खाना खा के आए हो, खाना खा के आए हैं ना। अगर आपने अच्छी तरह खाना खाया है तो आप क्या हैं? सैचुरेटेड। और अगर आपने आधा अधूरा खाना खाया है तो आप क्या हैं? अनसैचुरेटेड। आप एल्कीन कैटेगरी में आओगे या एल्काइन कैटेगरी में आओगे, ये डिपेंड करेगा कि आप कितने भूखे हैं। अगर आप ज़्यादा भूखे हैं तो एल्काइन कैटेगरी में आएंगे, थोड़ा सा कम भूखे हैं तो एल्कीन कैटेगरी में आ जाओगे। एक समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। और अगर आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हैं तो हम कहेंगे आपके अंदर सारे सिंगल, आप पूरी तरह सैचुरेटेड हैं। तो केमिस्ट्री में सैचुरेटेड की डेफिनेशन क्या बनी केमिस्ट्री के हिसाब से? व्हेन इन ए कंपाउंड वी हैव ऑल द सिंगल बॉन्ड्स। जब एक कंपाउंड के अंदर हमारे पास सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो हम उसको सैचुरेटेड कहते हैं। और
एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो किस कैटेगरी में आएगा? अनसैचुरेटेड कैटेगरी में। इन दोनों में फिर क्या फ़र्क आता है, इनके कैरेक्टरिस्टिक में क्या फ़र्क आता है, इस चीज़ का केमिकल रिएक्शंस पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे क्या असर आता है, डिटेल बाद में जैसे जैसे चैप्टर स्टडी करेंगे उसमें आपको बताएंगे। अब एल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर कोई नहीं होता, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही होता है। इसका क्या फ़ायदा जनरल फार्मूले का? इससे आप डिफरेंट कंपाउंड्स निकाल सकते हैं। कैसे? n की वैल्यू आप 1 2 3 4 रख सकते हैं, 0 नहीं रख सकते। अगर आप 0 रखेंगे, 0 रख के देखिए, n = 0, तो देखिए C0 H2 × 0 + 2, तो C0 मीन्स कार्बन तो 0 हो गया, कार्बन है ही नहीं, कार्बन रहा ही नहीं। तो कार्बन अगर 0 हो गया तो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ रहा? यहाँ पर क्या बचा? सिर्फ ये भी 0 हो गया, ओनली H2 वी गॉट, सिर्फ हमें हाइड्रोजन मिली। अब हाइड्रोजन के पास तो कोई कार्बन है ही नहीं, और कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन है कि स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, तो कार्बन है ही नहीं, तो ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा ही नहीं। इसलिए यहाँ पर हम वैल्यू 0 नहीं रख सकते, हमें वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? 1। तो 1 रखते हैं, हेयर आल्सो वी कीप 1। तो व्हाट विल हैपन? कैलकुलेट कीजिए, 6 7 के हिसाब में आपने पढ़ा होगा बॉड मास रूल, पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है फिर एडिशन करना है। तो C1 1 लगाने की जरूरत नहीं, C पहले ये सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन 2 × 1 2 + 2 CH4, ये स्ट्रक्चर बन गए। क्या नाम है? मीथेन। नेक्स्ट NF2 अब कैलकुलेट करेंगे, क्या आएगा? C2H6। क्या स्ट्रक्चर बनेगी? मैंने 3 हाइड्रोजन क्यों दिए? हालांकि कोई समझाता नहीं है चीज़, स्टूडेंट्स भी वैसे रट लेते हैं, पर बाद में जाके समझ में आ जाता है। मैं आपको बताता हूँ, बड़ी सिंपल सी बात है। सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, कंडीशन है एल्केन्स की। अब आप जानते हैं कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, और वैलेंसी हमने सारी की सारी सेटिस्फाई करनी है। तो सिंगल बॉन्ड है, याद रखिए, ये इधर भी एक वैलेंसी पूरी करता है और उधर भी एक वैलेंसी पूरी करता है। तो इस कार्बन की एक वैलेंसी इधर से पूरी हो गई तो कितने रहेंगे? 3। और हाइड्रोजन एक वैलेंसी पूरी करता है, इसका मतलब इसको कितना हाइड्रोजन दे? CH3। ऐसे इस कार्बन की भी कितनी वैलेंसी रह गई? 4 में से 1 गया, 3, तो CH3। समझ गए? इसके बाद आप देखिए n = 3, C3 इसमें रखिए 3 फार्मूले में, C3H2 × 3 + 2। पहले इसको सॉल्व करेंगे, C3H2 3 × 2 6 + 2 H8। क्या मिलेगा? इसका नाम क्या है? अभी जो करके आए हैं हम, C2H6 इथेन। इसका नाम, ये प्रोपेन, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के वैलेंस हाइड्रोजन लगाइए, CH3 CH2 CH3। अब तो आप लगा लेंगे, अभी मैंने समझाया आपको, इट इज़ प्रोपेन। ये सब आप पढ़ के आए हैं 9th मैट्रिक में, 9th मैट्रिक के CBSE के सिलेबस में है ये सब। C4 n = 4, तो C4H10 ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3। नीचे चला गया, ऊपर कर देता हूं, n = 4, C4H10 CH3 CH2 CH2 CH3। ये आप हमेशा गिन के रखें, कई बार गलती हो जाती है। कार्बन 4 होने चाहिए, हाइड्रोजन 10 होनी चाहिए, 3 + 2 5 + 2 7 + 3 10, 3 + 2 + 2 + 3 10। ये चेक करते रहिए, एग्ज़ाम में ज़रूर चेक करें, क्योंकि गलती हो जाती है और एकदम 0 हो जाता है। इवन टीचर से भी गलती हो जाती है, तो कभी हमसे हो जाए तो प्लीज़ डोंट माइंड। जल्दबाजी में कई बार समझाते हो भी सकती है, टीचर भी इंसान होता है। तो यहाँ पर इस तरह से आप देखिए, पहले वाला एक कार्बन वाला मीथेन, दूसरे वाला इथेन,
तीसरे वाला 3 कार्बन वाला प्रोपेन, ब्यूटेन, देन पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन एंड सो ऑन। अब हम इसके बाद नेक्स्ट जो करेंगे वो करेंगे एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एल्काइल ग्रुप का बहुत यूज़ होता है रिएक्शन मैकेनिज्म में एंड नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स में। एल्काइल ग्रुप करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। हम जब पढ़ते थे तो हमने अपने क्लासमेट्स के नाम रखे हुए थे एल्केन के ऊपर, एल्काइल ग्रुप के ऊपर। आप मत रखना, आपने रखना अपने क्लासमेट्स के नाम, कहीं कभी आपस में झगड़े हो जाएं आपके। तो जो एक था वो बिल्कुल अकेला रहता था, किसी से बातचीत नहीं करता था, उसको हम हमेशा कहते थे ये मीथेन है, 1 कार्बन का है ये। और एक ऐसी जोड़ी थी, आपकी क्लास में भी होगी ऐसे, वो दोनों इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे आते थे, इकट्ठे जाते थे, पिक्चर देखने जाना है तो इकट्ठे जाते थे, उनको हम कहते थे ये इथेन है। एक था बहुत सोशल था, जहां देखो उसकी दोस्ती, जिससे देखो उसकी दोस्ती। हमेशा उसको हम कहा करते हैं ये ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन है, ब्रांच्ड एल्केन है ये। एक था बहुत पतला, तो उसको हम कहते हैं इसका हाइड्रोजन निकल गया और ये एल्काइल ग्रुप है, और बहुत ही पतला मिथाइल ग्रुप है ये, इथाइल भी नहीं है। तो इस तरीके से हमने सभी अपने क्लासमेट्स, लड़के लड़कियों सबके नाम रखे हुए थे। तो लेकिन फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, आपने नाम रखना, आपने ऐसा नहीं करना कहीं आपके आपस में झगड़े हो जाएं। तो अब हम करते हैं एल्काइल ग्रुप, टॉपिक पे आते हैं। अब हम करते हैं एल्काइल ग्रुप। जनरल फार्मूला एल्काइल ग्रुप का है CnH2n+1। दिस शोज के किसी भी एक कार्बन की एक वैलेंसी कम हो गई, दैट्स वाई वी कॉल इट ग्रुप। आयन क्यों नहीं कहा? अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो, या नेगेटिव चार्ज होता तो हम आयन कहते हैं, कैटायन, एनायन। लेकिन ये न्यूट्रल है, लेकिन एक वैलेंसी कम है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है किसी और एटम से, लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या OH या CHO, किसी से वो आगे आप देखेंगे जैसे जैसे रिएक्शन जाएंगी। तो इसलिए क्योंकि ये रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत इन्वॉल्व होगा, नेमिंग में बहुत इन्वॉल्व होगा, इसलिए इसको अलग से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो जनरल फार्मूला CnH2n+1, एक वैलेंसी कम होगी। कैसे? पहले हम n की वैल्यू 1 रखें, दिस कम्स आउट टू बी, अब आप कैलकुलेट करना जानते हैं, दिस कम्स आउट टू बी मिथाइल CH3 माइनस ये एक वैलेंसी कम, R से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, we represent it by R. This shows कि its one valency is less। यहाँ पर सफिक्स, जो सफिक्स होता है जो पीछे लगाते हैं, प्रीफिक्स, प्री मीन्स पहले, प्रीफिक्स जिसको पहले लगाते हैं, तो यहाँ पर सफिक्स है एल्केन, कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन का एन हटाकर क्या लगाना है, आइल या वाइल, जो भी आप कहें, YL लगाना है। तो मीथेन एक कार्बन मीथेन से निकलेगा, मीथेन का एन हटा दीजिए, मिथ आइल, मिथाइल। ऐसे ही N=2 तो रखिए C2H5 बनेगा, ऐसे ही इकट्ठा लिख दीजिए, ये समझना आपने, या अलग अलग करके लिख दीजिए। कई बार हमें रिएक्शन समझने के लिए या नोमेनक्लेचर में ऐसे लिखना पड़ेगा, और कई बार ये आपको ऐसे लिखा मिलेगा, अभी से आप ध्यान कर लीजिए। तो इसलिए क्योंकि 2 कार्बन है, इथेन से नाम निकलेगा, सफिक्स एन हटाकर YL वाइल या आइल, जो भी आप कहें, इथाइल ग्रुप। ऐसे ही N=3 रखेंगे तो C3H7। अब यहाँ पर 2 प्रोपाइल पॉसिबल हैं, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है कि 3 कार्बन चेन में कोने वाले कार्बन की वैलेंसी भी कम हो सकती है और बीच वाले कम हो सकती है। आप कहेंगे सर इसकी भी तो हो सकती है, इसकी करेंगे तो फिर वही कोने वाला हो गया। तो चाहे इसकी कम करो चाहे इसकी कम करो, वन एंड द सेम थिंग। तो मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा देता हूँ, या तो इसकी वैलेंसी कम हो जाएगी या इसकी, और अगर हम इसकी ना करके इसकी करेंगे तो एक ही बात है। हाइड्रोजन आप दे सकते हैं, आप मान लीजिए इसकी वैलेंसी कम है तो 2 हाइड्रोजन 3, टोटल 7 होने चाहिए, 7 होने चाहिए, 3 और 2 5 और 2 7। तो ये जिसकी कोने वाली वैलेंसी कम है, कॉमन सिस्टम में इसको कहते हैं N प्रोपाइल। याद रखना आपने, ये बहुत यूज़ होता है, N शॉर्ट लिखना है, N प्रोपाइल। और ऐसे ही क्योंकि 1 पर है
तो 1 प्रोपाइल, विल कॉल इट 1 प्रोपाइल। यहाँ पर बीच वाले की वैलेंसी कम है तो वी कॉल इट आइसोप्रोपाइल, व्हाट वी कॉल इट आइसोप्रोपाइल। और काउंटिंग करें तो चाहे इधर से काउंटिंग करें कोने से, चाहे इस कोने से करें चेन की, इसको 2 ही मिलेगा, तो इट इज़ कॉल्ड 2 प्रोपाइल। प्रोपेन का एन हटाकर YL सफिक्स लगेगा तो प्रोपाइल ग्रुप हो गया। ऐसे यहाँ पर 2 प्रोपाइल। अब 4 वाला आपने समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन नेम इसमें इस्तेमाल होते हैं। तो ब्यूटेन से निकलेगा, 4 वैल्यू रखी एन की, C4H9 यू विल गेट। तो 4 तरह का ब्यूटेन पॉसिबल है। एक तो ये स्ट्रेट कोने वाले की वैलेंसी कम हो, जैसे ये दिखा रखा मैंने, तो वी कॉल इट N ब्यूटाइल। जैसे यहाँ पर N प्रोपाइल बोला था, इट इज़ N ब्यूटाइल। हाइड्रोजन आप लगा सकते हैं, यहाँ लगा रखे हैं मैंने। दूसरा ये देखिए, इसकी वैलेंसी कम हो सकती है, इसकी ना कम होकर। तो अब जिस कार्बन की वैलेंसी कम है, अब देखिए उसके ऊपर 2 कार्बन चेन है, एक ये है और एक ये है, तो वी विल कॉल इट सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब आप कहेंगे सर प्रोपाइल में भी तो 2 कार्बन चेन है, जिस कार्बन की वैलेंसी कम है तो इस पर भी तो 2 कार्बन चेन है, तो इसको भी सेकेंडरी प्रोपाइल कहना चाहिए। बस यही कॉमन सिस्टम की कमी है, सिस्टमेटिक नहीं है। सेम बिल्कुल, आई एग्री विद यू कि इट शुड बी कॉल्ड सेकेंडरी, लेकिन पुराना नाम चला रहा आइसोप्रोपाइल, हमें वही याद रखना पड़ेगा। और एग्ज़ाम में आपको यही लिखना पड़ेगा। अगर आपने सेकेंडरी प्रोपाइल लिख दिया तो टीचर आपका काट देगा, गलत कर देगा आपका, क्योंकि फेमस ये है। तो इसलिए यहाँ पर ये इसकी वैलेंसी कम, तो ये सेकेंडरी क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन चेन है, एक ये कार्बन चेन में चाहे 1 कार्बन हो चाहे 10 कार्बन हो, वो एक ही चेन कहलाएगी। चाहे 1 कार्बन हो चाहे 10 कार्बन हो, तो 1 कार्बन चेन, इसके ऊपर ये दूसरी कार्बन चेन, सेकेंडरी। तो टर्शरी क्या होगा? हाइड्रोजन आप लगा सकते हैं, कहो तो मैं लगा देता हूँ। नाइन होने चाहिए, 3 + 4 1 4 6 9। दिस इज सेकेंडरी। देन टर्शरी इज व्हाट? जिस कार्बन की वैलेंसी कम है उस पर 3 कार्बन चेन होनी चाहिए। ये देखिए, ये जी इस कार्बन की वैलेंसी कम है तो इस पर 3 कार्बन चेन है, 1 2 3। दैट्स वाई वी कॉल इट टर्शरी ब्यूटाइल, TERT, टर्शरी ब्यूटाइल, शॉर्ट में टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। ब्यूटेन से नाम निकलेगा, सफिक्स क्या है? आइल या वाइल, एन हटाकर YL, ब्यूटाइल। फिर आइसो क्या है? आइसो ब्यूटाइल क्या है? ये बिल्कुल अलग है। ये आपको जस्ट इनका रट्टा ही मारना पड़ेगा, आपको मगअप करना पड़ेगा। ये देखिए, इसमें जिस कार्बन पर 3 कार्बन चेन है उसकी वैलेंसी कम नहीं है। जिस कार्बन पर 3 कार्बन चेन है उसकी वैलेंसी कम नहीं है, कॉर्नर वाले कार्बन की वैलेंसी कम है। कॉर्नर की चाहे इसकी हो चाहे इसकी हो चाहे इसकी हो। दिस इज आइसोब्यूटाइल। व्हाट इज दिस? आइसोब्यूटाइल ग्रुप। ऐसे पेंटाइल में एक फेमस है बहुत, उसको आप समझें। ये मैंने यहां पर लिखा है नियोपेंटाइल। कैसे बनता है? चाहे इसकी वैलेंसी कम हो, चाहे इसकी हो, चाहे इसकी हो, चाहे इसकी हो, क्योंकि एक कार्बन पर चारों तरफ कार्बन है। अब तक ब्यूटाइल में 3 चेन आई थी, यहाँ 4 चेन है, बट इसकी तो चारों वैलेंसी सेटिस्फाई होगी, इसकी तो वैलेंसी कम हो नहीं सकती। तो कोने वाले की जिसकी भी वैलेंसी कम हो जाए, वी कॉल इट नियोपेंटाइल, नियोपेंटाइल ग्रुप। पेंटाइल में बाकी तो वो कॉमन है ब्यूटाइल वाले, एन पेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल, टर्शरी पेंटाइल। ये एक
आइसोपेंटाइल, ये एक है, अलग है, बाकी सब कॉमन है। ब्यूटाइल से ये अलग है, नियोपेंटाइल। तो ये आपने एल्काइल ग्रुप्स सारे याद रखने हैं, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया इन सब की आपको आगे आने वाले पोर्शंस में बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अब हम शुरू करते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था, रूल्स फॉर द नेमिंग ऑफ एल्केन्स इन मैक्रोमोलिक्यूल्स, समवट बिगर, बड़े मॉलिक्यूल्स में। थोड़े कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं एल्केन्स के, उनकी नेमिंग के लिए क्या रूल्स हैं, ये नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये रूल्स आपको क्लियर हो जाते हैं तो आपको डेफिनेटली कंपटीशन में जो क्वेश्चन मिलेगा आप उसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो पहला रूल, चूज द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स, जिसको हम प्रिंसिपल चेन बोलेंगे, विद मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑब्लिक फंक्शनल ग्रुप्स। तो एल्केन में तो कोई फंक्शनल ग्रुप होता नहीं, सारे के सारे कार्बन 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 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन ये मैंने इसलिए दिया कि आगे जाके ये आपके काम आएगा। तो पहला एग्जांपल लेते हैं इसमें। ये मान लीजिए हमने लिया कंपाउंड, हाइड्रोजन आप लगा ही लेंगे, मैं पीछे आपको सिखा के आया हूं। तो यहां पर कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसने चेन के बारे में पहले नहीं सीखा, तो वो एकदम क्या कहेगा कि सर ये चेन ले लें, 5 वाली ले लें, इधर से काउंटिंग कर लें, इधर से काउंटिंग कर लो, बाद में डिसाइड करेंगे हम किधर से काउंटिंग करनी। पहला स्टेप चेन चूज करना है, उसके बाद काउंटिंग एंड देन नेमिंग, ये 3 स्टेप्स हैं। तो मैं आपको बताता हूं, इस इथाइल को, ये ईटी क्या है, इथाइल, C2H5, C2H5 को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं CH2CH3। तो इसको यहां पर ऐसे खोल के लिखें आप, क्लियर। और ऐसे ये देखो, ये भी ईटी है, मीन्स इथाइल, यहां पर इसको भी खोल के लिखें CH2CH3। अब देखें कौन सी चेन चूज करेंगे। अब ध्यान से देखें आप, लॉन्गेस्ट चेन आपकी कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7। किधर से काउंटिंग करेंगे अभी देखेंगे, इसलिए मैं लिख नहीं रहा। तो ये 7 की चेन है, ये 5 की चेन है। अगर आप ये लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 की चेन है। सारी चेन, सारी पॉसिबिलिटीज देखिए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 की चेन है। तो हमने कौन सी चेन लेनी है, 7 वाली। एंड कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब है, जैसे आपने काउंट करना शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7, अब आगे कोई कार्बन नहीं है। अब ये नहीं उठा के इसको काउंट कर लें 8, 7 के बाद 8, अब ये 9, नहीं, कॉन्टिन्यूअस जहाँ तक आपको कार्बन मिलता है चलते चलिए, और जैसे कार्बन खत्म हो जाते हैं फिर वहीं रुक जाइए। फिर आपने उठा करके दूसरे कार्बन की काउंटिंग नहीं करनी। तो अब एक बार H लगा देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए। ये H ज़रा ध्यान से लगाना, गलती भी हो सकती है, हमसे भी गलती हो जाती है, कभी गलती हो जाए तो माइंड नहीं करना प्लीज़। तो यहाँ पर 3H, 3 कार्बन की वैलेंसी पूरी होगी तो 1, ये 2 पूरी होगी तो 2 हाइड्रोजन, 3 एंड सो। अब काउंटिंग किस साइड से करें, काउंटिंग हमने उस साइड से करनी है जिधर से अभी आपको बताएंगे कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उनको लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स हमने रखना है। क्या मतलब, इसको समझें आप। लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल आपकी किताब में लिखा मिलेगा, ये लेकिन समझ में नहीं आता, इसका समझें आप इसको। मान लीजिए काउंटिंग हम इधर से करते हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट हैं 2, तो इनकी पोजीशन देखिए, ये 3 और ये 5 पर है। पहला सेट ये हुआ, पोजीशन जो सब्स्टिट्यूएंट्स को मिल रहे हैं, वो जितनी पोजीशंस हैं उनको हम कहते हैं लोकेंट्स का सेट। ऐसे इधर से अगर काउंटिंग करें तो 1 2 1 2, ये 3, ये 4, इधर ये 5, फिर ये 6, ये 7, मैंने एनसर्कल कर दिया। तो यहाँ पर से भी 1 2
3, तो यहाँ पर भी वही 3 5 का सेट मिल रहा है। एक, 2, 3, ये 3 पे है, 4, 5, ये 5 पे है, तो दोनों तरफ से सेम सेट है, तो इसमें आप कहीं से भी काउंटिंग कर लें। अगर डिफरेंट होता फिर क्या करते, अभी आपको नेक्स्ट एग्जांपल में बताता हूं। तो यहां पर हम काउंटिंग चाहे इधर से करें चाहे इधर से करें, क्या बैठेगा 3, 5 डाई मिथाइल, ये मिथाइल ग्रुप है। अभी आप पढ़ के आए हैं पीछे अल्काइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप है। तो सब्स्टिट्यूएंट्स सब खत्म हो गए, अब चेन बची आपकी कितने की, 7 की। हेप्ट, और एल्केन में सफिक्स क्या है, एन, हेप्टेन। एल्केन में सफिक्स क्या है, एन। तो 3 5 याद रखना, न्यूमरल के बीच में कॉमा आएगा, और न्यूमरल जब वर्ड के टच में आएगा तो बीच में हाइफन आएगा। दोनों मिथाइल हैं तो डाई मिथाइल, बाई मिथाइल नहीं इस्तेमाल होता, डाई एक्सेप्ट किया IUPAC ने, इसलिए आपने डाई ही लिखना है। नेक्स्ट एग्जांपल लें आप, आप कहेंगे सर ये क्या बना दिया, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, अगर आप इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, लाइक दिस। एमी क्या है, मिथाइल, जिगजैग मैनर में इसको लिखा जाता है। स्ट्रेट वे में लिख सकते हैं आप, CH3 C, ये C है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, ये H आ जाएगा, ये C है, यहाँ पर भी H आ जाएगा। लेकिन बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम नहीं लिखते, हम H नहीं लगाते, वो अंडरस्टूड होता है वहाँ पर। CH3 CH, CH3 CH2 CH, CH3 C2 H5। अगर आपको बॉन्ड लाइन ये रिप्रेजेंटेशन आपको कंफ्यूज कर रही है तो इसको ऐसे कन्वर्ट कर लें। ओपन चेन है ये, तो इस तरीके से लिख लें, लुईस रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, ये लुईस ने हमें दिया था। तो यहाँ पर अब चेन देखें, कौन सी बड़ी होगी चेन, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, लॉन्गेस्ट चेन कौन कौन सी है, पहले ये देखिए, इथाइल को खोल लीजिए, कभी गलती नहीं होगी, ये आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ओपन अप कर लीजिए, नहीं तो आप मैक्सिमम बच्चे ये चेन चूज करेंगे स्ट्रेट। आप इथाइल खोलते ही आपको चेन कौन सी नज़र आ रही है, 1 2 3 4 5 6, ये वाली। अगर आपने इसको ओपन अप नहीं किया तो गलती होने की पूरी संभावना है। तो अब यहां पर काउंटिंग किस साइड से करें, जिस साइड से वही अभी बताया था, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। अब आपके समझ में आएगा कैसे। पहले काउंटिंग इधर से करके देखिए, 1 2, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 5 बैठेगा। इधर से करें तो 1 2 3 4, ये 4 बैठेगा, 1 2 3 4, 4 पर है ये, 5 6, तो ये सेट है 2 4। कौन सा छोटा है, 2 4 या 3 5, 2 4। इसका तरीका मैं आपको बताता हूं, आप इनको एडिशन करके देख लें, इनका जोड़ दें, इसका जोड़ 8 आएगा, इनकी पोजीशंस का जोड़ 6 आएगा। ये ट्रिक आपको बता रहा हूं, किताबों में नहीं लिखी है ये, आपकी जो मैंने बुक्स पढ़ NCERT वगैरह में नहीं लिखी है। तो यहाँ पर जिधर से टोटल कम बैठता है इनकी पोजीशंस का, उधर से आपने काउंटिंग करनी है। तो इधर से कम बैठ रहा है 6, उधर से बैठ रहा है 8, तो हम इधर से काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6। दूसरा, आपने इनको ऊपर लिखना है,
नीचे मत लिख देना, जैसे 3 आपने अगर यहां नीचे लिख दिया तो ये C3 हो गया, C3H2, रॉन्ग इंफॉर्मेशन कन्वे कर देगा, एग्जामिनर काट देगा उसको। तो आपने इसको इस तरीके से लिखना है कि इसका और कोई मीनिंग ना निकले। अगर नीचे लिखें तो दूर लिखें, दूर लिखें, उससे नज़दीक नहीं लिखना उसको। आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, नीचे भी लिखा हुआ है, दूर लिखा हुआ है। तो अब पहले प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या है? ये सब्स्टिट्यूएंट्स, ये 2 पर, वो 4 पर, डाइमिथाइल, डाइमिथाइल, और अब सब्स्टिट्यूएंट्स खत्म हो गए, चेन 6 की, हेक्स, क्या है सफिक्स एल्केन में? एन, हेक्सेन। तो ये आपका एक रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको समझ में आना चाहिए। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स, लोकेंट्स मीन्स उनकी जो पोजीशन है, जो आप उनको नंबर देते हैं काउंटिंग के दौरान प्रिंसिपल चेन में। तो 2, 4 डाइमिथाइल, तो आपने हर एक की पोजीशन देनी है। 2 मिथाइल हैं, अगर दोनों इत्तेफाक से मान लीजिए एक ही उस पर हैं, लाइक दिस, तो अब 1, 2, 2 पर 2 मिथाइल हैं, तो क्या होगा? अभी भी लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स यही बैठेगा। तो अब क्या नाम करेंगे हम? इसका क्या नाम होगा? 2, 2 और ये 4, ट्राइमिथाइल हेक्सेन। आप कहेंगे सर दोनों 2 पर हैं, एक ही बार 2 लिख दो, 2 बार 2 लिखने की क्या जरूरत है? नहीं, दोनों को नंबर देना पड़ेगा। 2, 2, 2, 2, 4 ट्राइमिथाइल हेक्सेन। एक एग्जांपल और लें, ये साइक्लिक भी हो सकते हैं। साइक्लिक कैसे शो करते हैं? जैसे से दिस इज, ये साइक्लो ब्यूटेन है, समझने के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइक्लोब्यूटेन। इनको हम कहते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड्स हैं ये, तो साइक्लोएल्केन्स बोल देते हैं या एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स बोल देते हैं। अब यहां पर मान लीजिए ब्रोमो आ जाए तो क्या नाम हो जाएगा? ब्रोमो साइक्लोब्यूटेन, ब्रोमो साइक्लोब्यूटेन। आप कहेंगे सर ये तो फंक्शनल ग्रुप है, सफिक्स होना चाहिए। नहीं, एल्काइल हैलाइड्स में आपको बताएंगे कि एल्काइल हैलाइड्स में जो भी हेलोजन एटम यहां पर लगा है उसको हमेशा एज प्रीफिक्स लिखा जाता है। ऐसे कई हैं, नाइट्रो में भी है, ईथर में भी है, आपको आगे बताएंगे। ऐसे ही आपका मान लीजिए ये है साइक्लोहेक्सेन, इस पर ये कंपाउंड है या CH3 लगा हुआ है, तो क्या कहेंगे? मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। व्हाट वी विल कॉल? मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये भी लगा है, तो अब काउंटिंग किधर से करेंगे? जो अल्फाबेटिकली पहले आता उससे उधर से काउंटिंग करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। लिखा भी अल्फाबेटिकली वाला पहले जाएगा। 1 इथाइल, 2 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। आप कहेंगे सर ये आप इधर से उधर, इधर काउंटिंग इधर क्यों नहीं की? 1, 2, 3, 4 लाइक उधर से क्यों गए? क्योंकि फिर वही लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स हमने लेना है। इधर से 1 और 2 सेट आ रहा है, अगर आप इधर से करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 तो 1 और 6 आता, इधर से 1 और 2 आ रहा है, तो टोटल करके देखें, इसका टोटल 7 बैठेगा, इसका टोटल 3 बैठेगा। मैंने आपको ट्रिक बताई है। तो इसलिए जिधर से टोटल कम आए, जिधर से सम कम आए, उधर से हमने काउंटिंग करनी है। अब आप देखिए एक कंपाउंड मैं आपके सामने लिख रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट रोल।
ये कंपाउंड है आपके पास, अब ध्यान से सुनना इस रूल को, वेरी इंपॉर्टेंट रूल। अब अगर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स हम देखें तो इधर से हम करेंगे तो क्या बैठेगा, 2, 6, ये 7 है, 7, 7, टोटल करें 7 और 7 14 और 6 20 और 2 22 आएगा। इधर से काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इधर से टोटल क्या बैठेगा, 3 3 4 और 8, टोटल करें 8 4 12 और 3 15 और 3 18 आएगा। तो वहाँ टोटल 22 आ रहा है, यहाँ टोटल 18 आ रहा है। तो ये जो सेट ऑफ लोकेंट्स है ये छोटा है, वो सेट ऑफ लोकेंट्स बड़ा है, तो हमें इधर से काउंटिंग करनी चाहिए। लेकिन नहीं, ये रूल फेल हो जाता है। हमने एंड की तरफ देखना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं वो एंड से कितना दूर है। ये इस एंड से सेकंड कार्बन पर है, ये इसका जो पहला सब्स्टिट्यूएंट है इस एंड से तीसरे कार्बन पर है, तो हम उधर से काउंटिंग करेंगे जिधर सब्स्टिट्यूएंट मोर नियर टू द एंड है और नियरर टू द एंड है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हालांकि अगर आप लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल के हिसाब से देखेंगे तो इधर से काउंटिंग होनी चाहिए, लेकिन हमने क्या देखना है, सबसे पहले जब भी इस तरह का कोई कंपाउंड आपके पास आए तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है, जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं, अगर उनमें से नियर द एंड एक है और दूसरे दूर हैं तो आपने उधर से काउंटिंग करनी है। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल की तरफ जाना ही नहीं है आपने। तो यहां पर ये देखिए, इधर से सेकंड पोजीशन पर है और ये इधर से थर्ड पोजीशन पर है, तो ये इस एंड के ज़्यादा नज़दीक है, तो हम इधर से काउंटिंग करेंगे। नाम क्या हो जाएगा, ये काउंटिंग नहीं करेंगे। देखिए ये इथाइल है, ये मिथाइल है, आप समझ जाएंगे आप। ये एमी मीन्स मिथाइल, तो एक इथाइल है, 3 मिथाइल है, तो अब कौन पहले आएगा, मिथाइल या इथाइल? पहले अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आता है वो आएगा। इथाइल की स्पेलिंग ई से शुरू होती है, मिथाइल की स्पेलिंग एम से शुरू होती है, तो पहले कौन आएगा, ई वाला। तो क्या नाम हो जाएगा, 7 इथाइल। मिथाइल कहाँ पर है, 2 पर है, 6 पर है और 7 पर है। ये 2 पर है, ये 6 पर है, ये 7 पर है। ट्राई मिथाइल, सारे सब्स्टिट्यूएंट्स खत्म हो गए। अब चेन, नोनेन, नो की चेन है, नोनेन। आपने एक चीज़ और देखी होगी, मैंने पहला जो वर्ड है अल्फ़ाबेट है, पहले वर्ड का जो अल्फ़ाबेट है वो हमेशा हमने कैपिटल रखा है, बाकी सब छोटे रखे हैं, तो इसको कहते हैं वन वर्ड नेम। हमने वन वर्ड नेम देना है, मतलब जो पहला लेटर है, अल्फ़ाबेट है, उसको कैपिटल रखना, बाकी सब छोटे आएंगे। ये किताबें भी गलती करती हैं, नॉन एन का एन बड़ा कर देंगे, टी का, ट्राई का टी बड़ा कर देंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझनी है आपने, मान लीजिए ये मिथाइल नहीं होता तो 2 ही मिथाइल रह गए। अब क्या नाम होगा, 7 इथाइल, 2 7 डाई मिथाइल नोनेन। चेक कर लें, 7 इथाइल, 2 एंड 7 डाई मिथाइल। आप कहेंगे सर यहाँ तो ये डी से शुरू हो रहा है और यहाँ ये ई से, तो डी पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली। नहीं, जो डाई ट्राई, ये जो प्रीफिक्स लगाए जाते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स के सामने उनका नंबर बताने के लिए, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जब चेक करते हैं तो इनको काउंट नहीं किया जाता। यहाँ अभी भी हम मिथाइल के एम को ही देखेंगे और यहाँ इथाइल के ई को देखेंगे। तो ये हमने कुछ कंपाउंड्स किए
आपको रूल्स बताए एल्केन्स की किस तरह से नेमिंग की जाती है। प्रैक्टिस के लिए और भी कंपाउंड्स आपको मैं दूंगा। अभी हमने रूल्स किए थे, तो इन रूल्स में हमने अभी आपको जो एल्केन्स के थोड़े थोड़े बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनके बारे में आपको नेमिंग कराई है, लेकिन फर्दर और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग है, उसमें फर्दर ब्रांचिंग इस तरह के मॉलिक्यूल्स अभी आपको हमने नहीं दिए, उनको हम अलग से स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स एल्केन्स के रूप में। उसमें एल्कीन भी आ जाएंगी, एल्काइन भी आ जाएंगी, तो उसमें लगभग सभी फंक्शनल ग्रुप्स जब हम कर लेंगे तब हम आपको अलग से वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, आपको कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, वैसे तो कॉम्प्लेक्स एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उससे ताल्लुक़ नहीं है। यहाँ कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि जो जटिल हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग है, बहुत ज़्यादा मुश्किल, जिनको आप अपनी डेफिनेशन में आप अपने हिसाब से कहते हैं, वो हम बाद में आपको कराएंगे। तो ये कंपाउंड्स आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, जिनके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जिनके आप नेम लिख देना, तो मैं वहाँ से देख लूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको वहाँ पर अगर आपका गलत है तो करेक्ट करने की कोशिश करूँगा। तो एक रिक्वेस्ट बस आपसे है, उसके बाद आप लिख लेना। ये एक रिक्वेस्ट आपसे है, थोड़ी सोशल सर्विस ज़रूर करें। आप सब्सक्राइब आप करें या ना करें वो आपकी, मैं ऊपर फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन एक सोशल सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी नीडी स्टूडेंट आपको मिले, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो उसकी कुछ हेल्प कर पाएगा तो आप ज़रूर उसको बताएं। याद रखना बेटा, अगर आप ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे तो वो शक्ति, वो अल्लाह, वो ईश्वर, वो गॉड, किसी भी रूप में आप उसको मान लें, आपके ऊपर अपनी रहमत बरसाएगा ही बरसाएगा। ये आपको खुद एक्सपीरियंस से, तजर्बे से अपनी ज़िंदगी में महसूस हो जाएगा। ये अब आप लिख लीजिए, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ ताकि आप आराम से लिख सकें इनको। और जैसे मैंने कहा कि इनके आप आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखें। पॉज कर लेना वीडियो को और फिर आप लिख लेना। अब आप खूब अच्छी तरह तैयारी करें। अब हम नेक्स्ट इसमें करेंगे एल्कीन, एल्काइंस, उनके ग्रुप्स, एल्किनाइल ग्रुप्स, एल्काइनाइल ग्रुप्स, वो वाला करेंगे। उसके सारे रूल्स बताएंगे आपको, वो चैप्टर हम करेंगे। आप खूब चीयरफुली रहकर आप अपनी पढ़ाई करें। चीयरफुली रहेंगे तो फोकस रहेगा, टेंशन में रहेंगे तो आपका फोकस नहीं बनेगा, दिमाग में जो आएगा वो भी निकल जाएगा। तो खूब चीयरफुली रहकर तैयारी करें। और अगर आप सिंसियरली काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो कोई मतलब ही नहीं कि आपके सफलता आपके कदम ना चूमे। ऑल द बेस्ट बेटा।